सबसे पहले सवाल हमें मन में आता है कितना देती है माइलेज। तो माइलेज कितना है इसका? इसका माइलेज यार जितना लोग अंदाज़ा लगा रहे होंगे यूट्यूब पे उससे कहीं ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड राम। और अगर आप भी इंडिया से ही हो, अगर आप भी किसी ऐसी बाइक में इन्वेस्ट करना चाहते हो जिसमें आपको मिल जाए एक इनलाइन 4 इंजन और साथ ही एक फुली फेयर्ड लुक, तो मुझे लगता है इंडिया में CBR 650R से बेटर बाइक और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि जिस बजट में आपको इनलाइन 4 इंजन देती है, साथ ही एक फुल फेयर्ड लुक देता है, उस बजट में और कोई बाइक आपको ऐसी टेक्नोलॉजी और ये इंजन, ये स्मूथनेस, ये रिफाइनमेंट ऑफर नहीं करती है। तो चलिए जानते हैं इस बाइक के बारे में कि इसको बाय करना 2023 में एक राइट चॉइस होने वाली है कि नहीं। तो जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी बाइक के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता है उस बाइक का ओनर, जिसने उस बाइक को पर्सनली चलाया हो और देखा हो कि हाँ भाई इसमें क्या सारी कमियां हैं या क्या सारी खूबियां हैं, कहाँ पे वो बाइक जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स देती है और कहाँ पे वो पॉजिटिव पॉइंट नहीं देती है। तो चलिए इस बाइक के ओनर को बुलाते हैं। तो आज हमारे साथ आ चुके हैं मिस्टर आर्यन। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया सर। तो डॉक्टर बाइकर के नाम से इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर आपको इस बाइक के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन जाननी हो जो इस व्लॉग खत्म होने के बाद में अगर बच जाती है, तो वहाँ पे आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस रेंज में, ये आई थिंक 10.5, 11, 12 के रेंज में, हाँ, सब लगा और भी हैं, मतलब इनलाइन फोर्स की बात नहीं कर रहा, बट अगर आप एक सुपर बाइक में जाना चाह रहे हो तो आपके पास ट्रायम्फ में मिल जाती है आपकी जो ट्रायम्फ की आपकी स्ट्रीट है 675। इसके अलावा आपको मिल जाती है ट्राइडेंट भी आई हुई है, वो भी मिल जाती है। और सेकंड हैंड बाइक्स में भी आपके पास ऑफर आ जाते हैं, जैसे आपको 6R मिल जाएगी आपकी कावासाकी की। इसके अलावा Z900 काफी लोगों की चॉइस रही है, नेकेड बाइक है बट बहुत ज्यादा इस समय फैन फेवरेट हो रही है, बहुत ज्यादा मार्केट में देखने को मिल जाती है। फिर भी आपने CBR 650R को ही प्रेफरेंस दिया, तो क्या खास रीजन था इसके पीछे? काफ़ी टफ क्वेश्चन है यार ये। वैसे एक्चुअली मेरा सीन था कि पहला जो पॉइंट था कि मुझे नई बाइक लेनी थी, तो न्यू बाइक में बस एक ये आ रही थी और 6R भी इससे थोड़ा ऊपर आ रही थी, लेकिन उस टाइम इंडिया में नहीं आ रही थी 2021 में, और अपना वो Z900 आ रहा था। तो अब पहली चॉइस थी कि न्यू बाइक लेनी, सेकंड थी कि फेयरिंग वाली लेनी। तो घूम फिर के सब कुछ के बाद यही बाइक एक इकलौती इंडिया में बची थी जो परचेज़ करना पड़ रहा था। और उसके बाद मेंटेनेंस और सारी चीज़ें तो ये पता ही नहीं था मुझे कि सस्ती है या महंगी है या माइलेज कितना है कितना नहीं। बस ये था कि इनलाइन 4 होना चाहिए जो कि 200 से ऊपर जाए और चलाने में अच्छा लगे, फेयरिंग वाली बाइक हो, और एक मेरा थर्ड पॉइंट था रेड कलर की होनी चाहिए। तो वो तीनों पॉइंट थी जो वो सीधे इस बाइक के ऊपर अप्लाई हो रही थी, इसीलिए मैंने ये बाइक परचेज की। 3 चेकलिस्ट आपके थे कि एक तो फेयरिंग वाली बाइक होनी चाहिए, इनलाइन 4 होनी चाहिए और रेड कलर होनी चाहिए। तो इस बाइक ने वो सारे चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट कर दी। और प्री ओन्ड बाइक लेनी नहीं थी, तो फिर वो बाकी ऑप्शन सब खत्म हो गए। तो किस ईयर में, जैसा आपने बताया कि 2021 में आपने बाइक ली है? हाँ, ये मैंने 25 अगस्त 2021 को ये परचेज़ की थी। तो लखनऊ में तो मिल नहीं पा रही थी क्योंकि यहाँ पे टॉप लाइन का शोरूम नहीं है। होंडा 3 कैटेगरी में हो गई है, होंडा हो गई है, होंडा बिग विंग हो गया है और होंडा टॉप लाइन हो गया है, जो कि सिर्फ गुड़गांव में था, इंदौर में था, मुंबई में था। उस टाइम इंडिया में 3 थे, अभी आई थिंक 4 हो गए हैं। कलकत्ता में भी ओपन हो गया है, जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है। तो लखनऊ अभी भी, अगर लखनऊ में कोई सुपर बाइक लेना चाह रहा है होंडा की, तो उसके लिए सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो है वो आपका दिल्ली है। दिल्ली वाला है। सेकंड आपका ये मध्य प्रदेश में इंदौर है। तो बहुत सारे लोग लखनऊ में इंदौर से भी लेकर आए हैं। तो ये अभी अगर किसी को लेना होगा लखनऊ में या उत्तर प्रदेश के अंदर, तो दिल्ली या फिर इंदौर से ही लेकर आना पड़ेगा। तो नियरेस्ट पॉइंट आपका दिल्ली और इंदौर है। यस यस। तो ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता थी। मुझे पता था कि होंडा में 2 हैं आपके, एक नॉर्मल होंडा और एक बिग विंग, बट टॉप लाइन का भी एक शोरूम अलग खोल रखा है, तो काफी सेगमेंटेशन कर रखा है होंडा ने। इसका सर्विस का भी सीन है, इसकी सर्विस भी यहाँ पे अथराइज्ड नहीं हो पाती है। इसके लिए आपको दिल्ली से या कोई भी अथराइज्ड डीलर से या सर्विस सेंटर से आपको मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। फिर वो आपके घर पे या आसपास के किसी भी होंडा के शोरूम में वो सर्विस कर देगा और फिर वो अपना पेमेंट ले, कन्वेंस चार्ज ले लेते हैं, वो थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ जाता है। ठीक है। तो 2 साल मतलब कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी इस बाइक को। 2 साल के ऊपर भी तो 2-3 महीने हो गए। 2 साल 2-3 महीने हो चुके हैं। तो पहले तो बताइए ऑन रोड एग्जैक्टली कितने की पड़ी आपको? ये बाइक ऑन रोड हमें पड़ी थी, मैंने इसमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ले ली थी। एक ली थी मैंने इसकी एक्सटेंडेड वारंटी और ली थी मैंने RSA। तो ये 10,42,000 रुपये की लखनऊ के हिसाब से मेरी ये ऑन रोड स्टॉक में आई थी ये गाड़ी। तो 2 साल पहले 10,42,000 यानी 10.5 लाख के आसपास आपकी ऑन रोड पड़ रही थी। इस समय तो मुझे लगता है ये 12 के आसपास जा रही है आपकी। अभी तो 2023 में इन्होंने लॉन्च करके ही छोड़ दिया था, प्राइस रिवील नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे BS6 वर्जन 2 कोई आ गया था जो अपने इंडिया में अप्लाई हो गया था।
तो उस चक्कर में ये गाड़ी BS6 ही थी, तो इन्होंने फिर इंडिया भेजी नहीं, जापान में ही इसका इंजन रखा रह गया। तो 2024 में आएगी और इसका जो ऑन रोड जाएगा 2024 में 12 सवा 12 लाख 12 के आसपास आपका ऑन चला रोड जाएगा। जाएगा। फिर आपको 1.5 लाख की अप्रोक्स एक्सेसरीज तो इस पे लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। इससे पहले आप कौन सी बाइक ओन करते थे? इससे पहले मेरे पास थी KTM की RC 200 और उसके बाद मैंने ड्यूक 200 ली थी, 1 साल के लगभग चलाया था। उसके बाद सीधे यही परचेज कर ली थी। तो ड्यूक 200 और RC 200 कोई डाउट नहीं है कि ड्यूक 200 RC 200 भी इनिशियल सेगमेंट में एक पावरफुल बाइक्स हैं, बट यहाँ से उसको कोई आप नहीं बोल सकते, ये बिल्कुल एक ये डिफरेंट एकदम लेवल पे अलग आपकी चली मशीन गई। है ये, हाँ। तो आपने जब ड्यूक 200 से सीधे आप CBR 650R से पे आपने जंप किया, तो क्या मतलब पहली बार जब आपने इसको चलाया तो वो क्या फील आया? कुछ लगा कि प्रॉब्लम हो सकती है संभालने में? ये पहली बार चलाने में मुझे एक तो डर लग रहा था, क्योंकि दिल्ली से चला के मुझे लखनऊ तक ही आना था। क्योंकि जो लोग लेकर आते हैं मतलब गाड़ियाँ पिकअप वगैरह पे, वो 25,000 से 30,000 कॉस्ट कर रहे थे। और मुझे लगा यार मैं तो बाइक चलाता हूँ, मैं तो चला ही जाऊँगा। तो डर तो लग ही रहा था, लेकिन ये इतना स्मूथ था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लचलेस और इंजन इलेक्ट्रिक वाली बाइक है। अगर इसकी एग्जॉस्ट साउंड अगर ना सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें इंजन लगा हुआ। थोड़ा सा ये भी अच्छा लग रहा था, बट स्पीड को लेके डर लग रहा था। मैं 80 के आसपास ही दिल्ली से लखनऊ तक आया था। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप एक छोटी बाइक से बड़ी बाइक पे स्विच करते हो, तो जैसा डॉक्टर साहब ने कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम देना है कि आप थोड़ा सा यूज टू हो सको उस बाइक के थ्रॉटल के साथ, पिकअप के साथ। मुझे 6 महीने लग गए थे इसको 200 पहुंचाने में। एक्चुअली मैं बाइक चलाता था, एक्सप्रेसवे पे ही मोस्टली चलाता हूँ। तो पहले 200 जाता था, बहुत धीरे 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 धीरे, मतलब जब देखता था कुछ नहीं है कहीं रोड पे, तब 6 महीने बाद मैंने इसको रफली 200 पहुंचाना शुरू किया। तो मुझे लगा कि यार अगर कोई बंदा स्पोर्ट बाइक से सुपर बाइक पे जा रहा है तो 6 महीने उसको देना चाहिए अपनी लाइफ में, वरना फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहीं पे लोग गलती करते हैं, वो 6 महीने को लोग 6 दिन समझ लेते हैं और 6 दिन में 200-300 खेलना शुरू कर देते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि इसके इंजन को, इसकी स्पीड को, हवा की रफ्तार को, हवा की पोजीशन को, ये सब चीज़ें समझना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो 6 महीने चाहिए, या फिर आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो फिजिक्स से लेकर हर चीज़ में, तो आपको पता चले कि हवा की स्पीड किधर ज़्यादा जा रही तो बाइक भगाएंगे, तो किधर ज़्यादा वेप करेगी, हैंडल किधर ज़्यादा भागेगी। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, खैर उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप नए हैं, बिगिनर्स हैं, तो 6 महीने आप टाइम दीजिए अपनी बाइक को। ठीक है। और बाकी मतलब इंजन का तो आपने बता दिया कि बटर स्मूथ है, वैसे भी होंडा है तो मैं इससे यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि होंडा के इंजन वन ऑफ द स्मूथेस्ट इंजन में से एक है, तो वैसा ये बाइक भी है। तो ये मुझे आप बताइए कि सर्विसिंग का इसका क्या मामला है? मतलब कितने अंतराल पे सर्विस आपको करानी होती है, और फ्री सर्विस है नहीं है कुछ? इसकी 3 सर्विस फ्री हैं। पहला आपको 1000 पे कराना होगा, सेकंड आपको 6000 पे, और उसके बाद हर 6000 किलोमीटर पे आपको सर्विस कराना है। लेकिन जिसका ऑयल चेंज होगा वो 12000 किलोमीटर पे होगा। सिर्फ एक सर्विस के बाद दूसरी सर्विस के बीच में जो आप सर्विस कराएंगे उसमें सिर्फ बाइक चेक होती है, और इसका जो चैन ल्यूब वगैरह होता है, चैन एडजस्टमेंट होता है, ECU अपडेट किया जाता है। उनके पास नया नया ECU का सॉफ्टवेयर आता है, तो वो अपडेट करते रहते हैं 6 महीने पे आके। 1 साल पे आपको इसका ऑयल चेंज कराना है, या 12000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज कराना है। सर्विस कॉस्ट जो इसकी आती है अराउंड 2500 आती है। अगर आपके शहर में इसका अथराइज्ड सर्विस सेंटर है, तो जैसे कि गुड़गांव और MP हो गया, इंदौर हो गया और मुंबई हो गया। अदरवाइज़ आपको बुलाना पड़ेगा मैकेनिक को, तो वो बुलाने के चार्जेस जैसे हमारे यहाँ तो 3500 ले लेते हैं। कहीं पे तो लोगों ने बताया मुझसे कि भाई मुझे 9000 रुपये देने पड़े हैं। मेरे यहाँ फ़्लाइट से मैकेनिक आया है, कहीं पे लोगों ने बताया 6000 देने पड़े। जब मैंने पहली बार इसकी सर्विस कराई थी तो मैंने 6000 रुपये दिए थे सिर्फ मैकेनिक को इंदौर से लखनऊ तक बुलाने के। अच्छा, इंदौर से लखनऊ बुलाने में और दिल्ली से लखनऊ बुलाने में कोई डिफरेंस आया प्राइस में? बहुत फ़र्क आया। दिल्ली वाले तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, उस टाइम 10,000 मांग रहे थे। और ऊपर से मतलब इनका कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा था। तो इंदौर से जो मैकेनिक आते थे, शादाब भाई करके आते, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और इंडिया में मोस्टली वही CBR 650R और 53R जो इसकी 1000 सीरीज आती है फायर ब्लेड, उसकी सर्विस वही करते हैं। और काफ़ी जगहों पे उन्होंने किया है, काफ़ी यूट्यूब में भी वो मतलब आते हैं लोगों के। तो मोस्टली मैं उन्हीं को ही बुलाता हूँ। अगर वो खाली नहीं होते तो मैं सर्विस भी 2-3 महीने आगे पीछे करवा देता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छे से सर्विस करते हैं। मतलब अगर आपके शहर में है ये, तब तो 2500 में आपका हो जाएगा। बट आप फ्री सर्विस की बात कर रहे हो? फ्री सर्विस की बात कर रहे हो। और बाकी अगर आपने बुलाया तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या मैनेज करते हो। 3000 रुपए से 5000 8000 तक, जैसे आपकी मतलब वहाँ पे सर्विस सेंटर का जो मैनेजर होता है उनसे जो आपकी बात हो जाए। और पेड सर्विस का इसका है 800 रुपये घंटे।
800 रुपये घंटा। और नॉर्मल अगर आपको फुल सर्विस करानी है, इंजन ऑयल चेंज कराना है, ब्रेक ऑयल चेंज कराना है, बाकी सारी चीज़ें, तो कितना लग जाता है? तो भाई 2500 रुपये वो लग जाएंगे। इसमें सर्विस में होता क्या है मैं बता दूं, ब्रेक ऑयल वगैरह इसमें चेंज नहीं होता है, कूलेंट चेक किया जाता है, कूलेंट इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, तो 200-250 ml टॉपअप किया जाता है, सिर्फ ऑयल फिल्टर और ऑयल चेंज किया जाता है। जो लोग स्टॉक का एयर फिल्टर लगवाते हैं तो एयर फिल्टर चेंज कर दिया जाता है। हमने आफ्टर मार्केट लगवा रखा है तो मेरा एयर फिल्टर सिर्फ क्लीन होता है, बस इतना काम होता है। चैन एडजस्टमेंट होती है, ECU अपडेट होता है और कुछ नहीं होता। तो इसमें कितना खर्चा आ जाता है टोटल? बस 2500 के आसपास। 2500-2600 उस हिसाब से मैं देखा बहुत ज़्यादा सस्ती है। मेरे ऑयल इसका आता है 1700 कुछ रुपए का, और मतलब 2000 ही के आसपास आता है। GST उस्टी लग के 2200-2300 मैंने रफली बता दिया, थोड़ा 200-250 रुपए ज़्यादा ही सही। मतलब आप समझ रहे हो 12 लाख रुपए की इस टाइम ये ऑन रोड अप्रोक्सीमेट आ रही है, और 2500 रुपए में आप इसको सर्विस करा सकते हो अगर आपके शहर में सर्विस सेंटर और है। अगर उसकी नेक्स्ट सर्विस जो रहेगी वो तो फिर आपकी हो जाएगी 800 रुपए में, क्योंकि फिर इसमें ऑयल चेंज ही नहीं होना। अच्छा, ऑयल चेंज ही नहीं होना। सिर्फ आपको चैन एडजस्टमेंट का 200-250-300 रुपए, और वॉशिंग का जो लेंगे उसी पे GST लगा के बस उतना ही। मतलब हर 6000 किलोमीटर पे मतलब रफली 2000 रुपए का खर्चा है। साल भर में, एक साल में आपको इसको खर्चा देना है 3500 रुपए, 2500 और 1000, बस 3500 रुपए का खर्चा इसका एक साल में आता है। तो अब आ जाते हैं पार्ट्स के ऊपर, क्योंकि सर्विस जो आपने कॉल बताई इसमें तो आपका जो नॉर्मल चीजें चेंज होनी थी वो होगी, बट वियर और टीयर की वजह से बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि धीरे धीरे आपको चेंज कराने पड़े। सबसे पहले तो ब्रेक शूज आपके आ जाते हैं, डिस्प्लेट आ जाती है, तो इसका कितना खर्चा आ जाता है? इसके जो ब्रेक शू हैं वो एटलीस्ट 8000 किलोमीटर चल जाते हैं। ओके। फ्रंट वाले, रेयर तो इतनी जल्दी जाता ही नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा रफली चलाएंगे, बहुत ज़्यादा चलाएंगे, तो मुझे लगता है 6000 किलोमीटर पे बदलाने पड़ जाएंगे। 6000 किलोमीटर। तो उसको चारों इसके ब्रेक पैड आएंगे, चारों फ्रंट की जो कॉस्ट आती है 6500 रुपीज़ आती है, जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से। टेनार वगैरह की तो अराउंड 20,000 आती है। नहीं, सही बात है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक सुपर बाइक के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा 6500 रुपये के आते हैं और बहुत इजीली मिल जाता है। बस यही है कि आपको अथराइज डीलर को फ़ोन करना पड़ेगा, वो आपके घर शिप कर देंगे। किसी भी मैकेनिक से लगा लीजिए, खुद से लगा लीजिए, ब्रेक पैड लगाना। अभी तक क्या क्या पार्ट चेंज हो चुके हैं इसमें? अभी तक इसमें पार्ट्स तो कोई नहीं चेंज कराया गया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ बदलाने की। अभी कितने किलोमीटर आपने रन कर लिए इसे? अराउंड 7500 हो चुका है। 75 रन हो चुके हैं। टायर्स जो है आपके यहाँ चेंज कराने पड़े? टायर हमारे चेंज कराने की नीड अभी है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं थोड़ी फास्ट चलाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1000 के आसपास मैं इसको चेंज करवा दूंगा, क्योंकि रिस्क मुझे बिल्कुल नहीं लेना रहता है। 8000 किलोमीटर का इनका टाइम है। अगर आप थोड़ा रफली चलाएंगे, अगर अच्छे से चलाएंगे तो 10 भी चले जाएंगे, फिर भी मैं 8-9 के आसपास इसको मैं चेंज करवा दूंगा। अच्छा, बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता होगा कि सुपर बाइक्स में क्या होता है कि टायर्स का जो कंपोनेंट होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, ताकि आपको ग्रिपिंग अच्छी मिले। तो टायर जल्दी जल्दी वियर और टियर हो जाते हैं, जल्दी घिस जाते हैं। तो 7-8 हजार पे आपको टायर चेंज कराने पड़ जाते हैं। तो नॉर्मल इसके जो टायर है, अगर चेंज आप करा रहे हो तो आगे पीछे दोनों साथ में ही कराओगे? दोनों कराएंगे। तो कितना प्राइस आएगा? 20,000 रुपए के आसपास कॉस्ट आ रहा है, अगर इंडियन मार्केट में हम लोग ले रहे हैं। जो अभी आती है वेडस्ट्रियन की आती है, वरना अगर हम पिरेली और अगर मिचलिन में जाएंगे तो ये लोग अराउंड 50,000 के आसपास कॉस्ट करते हैं। 50,000? हाँ, 50,000। तो जब मुझे इंडिया ब्रांड में 20,000 मिल जाता है तो फायदा उठाना चाहिए। मतलब इकोनॉमिक में आपको 20-22 हजार रुपए के टायर पड़ने ही पड़ने हैं। और जहां तक मुझे लगता है साल भर में आदमी अगर अच्छे से बाइक चलाता है तो 7-8 हजार चला गया है। 26 वगैरह है तो 25,000 मान लेते हैं उसको, ऊपर नीचे करके कहीं से डील करके मिल ही जाएगा। लेकिन 50,000 से तो बेहतर है कि उस पर टैक्सेस ज़्यादा लग जाते हैं, उन सब पे इम्पोर्ट होते हैं इंडिया में, तो इसीलिए ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। तो साल में मुझे लगता है एक बार तो टायर चेंज कराने पड़ ही जाते हैं। अगर आप अच्छी बाइकें चला रहे हो, आपके पास एक ही बाइक है, प्राइमरी बाइक आपकी यही होने वाली है, तो 7-8 हजार किलोमीटर 10,000 आदमी एक साल में चला देता है बाइक। अगर प्राइमरी के हिसाब से चलाएगा तो चला भी सकता है, लेकिन उसको प्राइमरी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये वेट ज़्यादा है और हर जगह आप लेके इसको जा नहीं पाएंगे। तो 100 बंदों में एक ही कोई होगा जो प्राइमरी बाइक इसको बना पाएगा, लेकिन फिर एक्सपेंस बहुत बढ़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि साल का इनको 20 से 25 हज़ार का ये चेंज कराएंगे, 8,000 पे ब्रेक पैड चेंज कराओगे तो 30-35 हज़ार रुपये तो यही जाएंगे। 30-35 हज़ार ही आपका साल का जाने वाला है। और वैसे तो हमारी तो 2 साल के ऊपर हो गई, अभी 8,000 चली, तो मेरा मानना है कि 4,000 किलोमीटर पर ईयर लोग चला देंगे, जैसे हम लोग चलाते हैं वैसे। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर आप कोई भी चीज़ है गाड़ी तो सबसे पहले सवाल हमें मन में आता है कितना देती है माइलेज। तो माइलेज कितना है इसका? इसका माइलेज यार जितना लोग अंदाज़ा लगा रहे होंगे यूट्यूब पे उससे कहीं ज़्यादा है। कहीं ज़्यादा है? कितना है? कहीं ज़्यादा। सिटी में 20 दे देती है और हाईवे पे अगर आप जाएंगे तो उसकी 2 स्पीड है।
अगर आप अराउंड 80 रहेंगे तो 25 आएगी। अगर आप भगा के चलेंगे 200 खेलेंगे तो फिर भूल जाइए। तो जो भी 12-13 आ जाए वो अलग बात है। लेकिन अगर आप क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर 100 के आसपास जा रहे हैं तो 25 का माइलेज आ जाता है। 25 का माइलेज आपको ये बाइक दे रही है। काफ़ी बड़ी बात है कि अगर आपको एक 650 सीसी की इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक आपको 25 का माइलेज दे रही है। भगाने के बाद तो देखिए कोई बाइक आपको ड्यूक से भी बहुत कम माइलेज मिलता है, लेकिन भगा के भी हम लोग चलते हैं। अगर एक्सप्रेस वगैरह पे जाते हैं कि 150, 125, 30 सब अगर 100-150 किलोमीटर जाना तब भी 21-20 का हर हाल में आ ही जाता है। 150 के आसपास अगर चलाते हैं तो अब उसके ऊपर जाएंगे तब घटेगा। तो उसके ऊपर कंटिन्यू मुझे नहीं लगता कोई 180 और 200 में 100 किलोमीटर तक गाड़ी चलाएगा। बिल्कुल कोई नहीं चला पाएगा। कहने के लिए कुछ तो टाइम के लिए होता है 10, 15, 20, 25 किलोमीटर आपने भगा लिया और उसके बाद बहुत थक जाएंगे। फिर घटना पड़ेगा कि इतना गाड़ियां रहती हैं रोड पे, कितना आप ऐसे करोगे, कहीं थोड़ा गड़बड़ हुआ तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी तक आपने टूर किया ऐसे? टूर क्या, बस ये मैंने इससे मैक्सिमम चलाया होगा, बस दिल्ली से जब लेकर आए थे तो वो तो 500 किलोमीटर का एक हो गया था। उसके बाद बस 200 के आसपास किलोमीटर तक मैं गया हूँ। तो मतलब लखनऊ कंफर्ट कैसा है? कंफर्ट अच्छा है, अदर स्पोर्ट बाइक से तो अच्छा ही है। इसका अपराइट पोजीशन है, मतलब ये ज़्यादा अपराइट भी नहीं है और ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है। तो अभी आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'8" आई थिंक है। एक बार आप बैठ के दिखाओगे सब्सक्राइबर्स को कि एक बार बैठने के बाद कैसा पोस्चर आ रहा है, पैर कैसे आ रहे हैं? तो देखो आप 5'8" हाइट है डॉक्टर साहब की, इतना लगेगा और दोनों साइड आपके 40% से ज्यादा 50-60% पैर आपके कर रहे हैं, तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मैनूवर करने में। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं है पोजीशन। पोजीशन में आप देख पा रहे हो कि थोड़ी सी आगे लीन फॉरवर्ड है, लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं है कि आपको ज्यादा पेन हो। तो सीट्स का कंफर्ट कैसा है आपको? ये क्या टेढ़ा हो गया? सही है। हाँ सही है। सीट्स का कंफर्ट कैसा है? सीट इसका बहुत अच्छा है इसका, और इसकी जो पिलियन सीट है वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप किसी को बैठा के चाहें तो 500-1000 किलोमीटर भी जा सकते हैं। ये तो काउल लगा रखा है, अभी तो काउल लगा हुआ है, बट इसमें पिलियन सीट का आपका आता है साथ में आती है, वो तो बहुत अच्छी। यही तो इसका 1-2-3 प्लस पॉइंट है कि तो सीट है 2 सीटर रजिस्टर्ड भी है, और टेनार वगैरह सिंगल सीटर आती हैं। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल सीटर ही वो रजिस्टर्ड होती हैं। तो अगर कोई पुलिस चाहे तो चालान भी कर सकती है किसी को, अगर 2 बंदे बैठे हैं तो इस पे 2 बंदे भी बैठ सकते हैं। और हम लोग तो 500 किलोमीटर चल कर भी आए थे दिल्ली से, और मेरे पीछे 90 किलो का लड़का बैठा हुआ था। बट ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? पता ही नहीं चलता क्योंकि वो सीधा बैठा रहता है। लाइट्स का कैसा है? बॉडी पे आता है लाइट, यार इसकी अच्छी है। और वैसे सुपर बाइक में इतनी अच्छी लाइट होती नहीं है, लेकिन अगर एकदम अंधेरे में चलेंगे तो इसकी लाइट काफ़ी अच्छी, सिटी में तो पता ही नहीं चलेगा। और हाईवे पे तो दिखता है काफ़ी अच्छा, काफ़ी दिखता है। मतलब लाइट्स में ऐसे कोई अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप टूर करते हैं इस बाइक से तो 100 के ऊपर फिर रात में नहीं चला पाएंगे। इतना ज़्यादा थ्रो भी नहीं है कि 100 के ऊपर आप चलाएं और आपको दिखे। फिर तो आपको कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा, बड़ी बड़ी लाइटें। मतलब एक एवरेज अगर आप राइड कर रहे हो, थोड़ी बहुत टूरिंग कर रहे हो, नॉर्मल सिटी में चला रहे हो, तो ये लाइट आपके लिए सफिशिएंट है। तक जाने के लिए ठीक है, काफ़ी अच्छा है। मैं तो रात में भी जाता आता रहता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन प्रॉपर टूरिंग करने के लिए फिर आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि फिर पहाड़ और इधर उधर कैसे जगहों पे जाना है, क्या गड्ढे हैं, तो फिर तो चाहिए ही। अभी जो इसके साथ में जो स्टॉक टायर मिल रहे हैं, ये किस कंपनी के आपके मिल रहे हैं? ये शायद आपके डनलप के हैं, और डनलप के हैं, और 180 सेक्शन के टायर लगे हुए हैं रेयर में इसके। तो इसका आपको फीडबैक कैसा रहा है? मतलब जो इसकी ग्रिपिंग है, कॉर्नरिंग में कितनी ज्यादा आपको ग्रिप दे रही है? मैंने ज्यादा गाड़ियां चलाई नहीं है, तो दूसरे टायर का मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं अपने वाले की बता सकता हूँ। मुझे तो ये सही लग रहा है। मतलब ऐसा कॉर्नरिंग अगर आप करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है? ऐसा लगता है कि नहीं किया है, कभी कुछ नहीं किया है। तो ये थी ग्रिपिंग के बाद। अब वेट कंडीशन में कैसी ग्रिपिंग है इसकी? इनकेस बारिश हो रही है? बारिश में तो ठीक है, कभी स्किड वगैरह नहीं की है। स्किड कर ही नहीं सकती, अगर टायर आपका जमीन पे लग रहा है तो स्किड नहीं करेगी। या फिर आप इतनी रफ्तार में रहिए कि फ्रिक्शन लूज हो जाए, तो इतना रफ्तार चलाने की नीड। 120-130 तक ग्रिपिंग सही रहे? आपको लगता है कि अगर आप 120 पे चला रहे हो बारिश में तो ब्रेक मारने में कोई? नहीं, देखो इसमें ब्रेक मारने पे 120 की कंडीशन होना चाहिए। रोड कैसी है, अगर आपका मतलब क्या नाम है, पक्की रोड है, अगर उस 120 की रफ्तार में जा रहे हैं और बारिश हो रही है, तो मतलब एक्सप्रेसवे है तो चल जाएगा। मैंने एक्सप्रेसवे पे चलाई है, बारिश में भी 120 चलाई, कहीं भी कोई मतलब स्किड वगैरह नहीं हो रही थी। बाकी अदर रोड का भरोसा नहीं, क्योंकि बहुत जगहों पे क्या होता है ना कि जो अपना तारकोल होता है वो बहुत ज़्यादा एरिया में लगा होता है, वहाँ पे गिट्टी कम होती है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है
स्किड करेगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है वहाँ पे करेगी मतलब। लेकिन इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है तो आप बच जाओ, गिरोगे नहीं, गाड़ी ऑफ हो जाएगी, फिर जैसे इसको ट्रैक्शन मिलेगा ऑन हो जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है इसके और अंदर। व्हाट अबाउट द ब्रेकिंग, जो इसकी बाइट है वो कैसी है ब्रेक बहुत की? अच्छी बाइट है, मतलब 100% सेटिस्फाई, कुछ बोलना ही नहीं इसके आगे। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी यहाँ तक रुकनी चाहिए तो वहाँ तक वहाँ तक रुक है। जाती है, उससे पहले ही रुक जाती है। और इसका एबीएस भी बहुत अच्छा वर्क करता है, तो कहीं पे ऐसा सीन नहीं है कि हाँ स्किड करे या व्हील लॉक करे। और सबसे अच्छी चीज़ इसका ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि बारिश में मेरे साथ कई बार हुआ है कि सब बारिश हुई है, मैंने सोचा गाड़ी भगाने के लिए, तो तुरंत गाड़ी बंद हो जाती है, तो आपकी व्हील जो है वो स्पिन नहीं करती है, वहीं से फिर धीरे से निकल जाएगी। आप कितना भी एक्सीलेटर लेंगे गाड़ी चलेगी नहीं, वो उसी रफ्तार से जाएगी जितने में वो फिसलती नहीं है। अच्छा, दिल्ली से 500 किलोमीटर आपको आना था यहाँ पे, हाँ। तो कितनी बार पेट्रोल भराना पड़ा आपको? यार हमें लगता है 2 बार मैंने डलवाई थी कि एक ही बार डलवाया था, कुछ एग्जैक्ट याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन मतलब हम लोग जब आए थे तब 23 का माइलेज आया था कि 24 का कुछ ऐसे ही आया था। हाँ, कितने जबकि लीटर का पेट्रोल टैंक है? इसका यार एग्जैक्ट हमें नहीं याद है, आप नेट पे सर्च करके स्क्रीन पे लिख देना। हाँ। हमको भी याद नहीं इसका। मेरे ख्याल से 16 लीटर के 16-17 आसपास है, का कुछ ऐसा ही 16-17 मुझे लीटर ऐसा का लगता है, 17 एक बार मुझे कुछ अविनाश ऐसा चेक याद करके था। बताना। अरे वो स्क्रीन पे लिख देना और क्या। चलिए ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे लिख दूंगा कि कितने लीटर का पेट्रोल टैंक है, बट मेरे ख्याल से दिल्ली से आने में आपको 1 से 2 बार फिल कराना हाँ पड़ कुछ गया है जो इसको। भी था एग्जैक्ट हमें याद नहीं, एक बार तो भराना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी वाले का कंफर्म नहीं कि दूसरी बार मैंने फिल कराया था या नहीं। अच्छा, अभी तक आपने क्या पक्की रोड पे ही चलाई है? मान लो खड़ंजा हो गया या मैंने फिर थोड़ी तो खराब हाँ टूटी फूटी मैंने मतलब रोड्स? खेतों में भी चलाया है इसको। एक्चुअली अपना जो होम टाउन है वो थोड़ा गांव में ही पड़ता है, तो खेतों में भी चलाया है। जैसे खेत होता है जो एकदम टिपिकल खेत हो, जोते हुए खेत, तो बहुत लोग नहीं भी होंगे तो फोटो स्क्रीन पे आ रही भाई डाल देंगे, देख लेना। वहाँ पे भी चलाया है मैंने। पिकअप से भी इसको टग वार जो होता है वो किया है, बुलेट से भी अरे। किया है, ऐसे रोड पे चला, मतलब मैंने सारी कंडीशन में चलाई है। तो खराब रोडों पे इसका मतलब जो सस्पेंशन है वो आपको कैसा लगता है? ज़्यादा स्टिफ्ट है या ठीक है? देखिए इसका सस्पेंशन स्टिफ है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी स्पीड होती है, अगर ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा तो आप 200 की स्पीड में अगर कभी भी ब्रेक मारोगे तो गाड़ी बहुत ज़्यादा डाउन होगी आगे। तो थोड़ा स्टिफ होना भी चाहिए, मेरा मानना है इतना, क्योंकि सस्पेंशन लूज सिर्फ मेरा मानना है कि एडवेंचर बाइक का होना चाहिए। सुपर बाइक्स में मीडियम होना चाहिए, जो ये है ये अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया। चलिए, मुझे लगता है हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें कवर कर रही हैं। एक चीज़ जो मुझे दिख रही है मैं छोड़ रहा हूँ, वो है इसका एग्जॉस्ट कि इसके साथ में एक अच्छा एग्जॉस्ट आता है। इनलाइन 4 की आवाज़ ऑलरेडी काफ़ी अच्छी होती है। तो पहले तो मुझे बताइए एग्जॉस्ट चेंज करने का क्या रीज़न था? एग्जॉस्ट चेंज करने का रीज़न था चालान कटवाना। नहीं ऐसा नहीं है, एक मजाक है एक्चुअली। ये बस थोड़ा साउंड अच्छा आता है और वैसे ये लगाना भी नहीं चाहिए लोगों को, ये बहुत गलत बात है। तो ये वैसे इसका जब हम लोग डीबी किलर लगा लेते हैं तो अंडर जो इसका 85 डीबी होता है, जो अपना नियम कानून इंडिया का है, उसी में आ जाता है, 85 डेसिबल्स में आ जाता है ये। लेकिन उसके बाद अगर आप निकालोगे तो फिर ये उससे ऊपर चला जाएगा। बस साउंड के लिए लगवाया था। तो परफॉर्मेंस में कोई चेंज आया इसको लगा के? परफॉर्मेंस में थोड़ा सा 19-20 का चेंज आता है, लेकिन सिर्फ वो दिमाग का सेटअप होता है, वो होता नहीं है एक्चुअली। कोई बहुत बड़ा चेंज वो नहीं कहने है। के लिए बीएचपी तो बढ़ जाती है, इसे तो 4 बीएचपी बढ़ा देगा तो थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा, बट इतना कोई फर्क है जब जहाँ पे 86 बीएचपी हो वहाँ 4 से 5 बीएचपी बढ़ जाए, इतना फर्क आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन दिमागी तौर से बहुत लोगों को लगता है कि एग्जॉस्ट लगा देने से गाड़ी और जाने लगती है, तो ऐसा लगता है और ज़्यादा स्पीड में जा रही है। अगर आपको बढ़ाना ही है तो उसके लिए फिर पावर कमांडर वगैरह लगाना पड़ेगा, ECU को रीमैप कराना पड़ेगा, फ्यूल बढ़ाना पड़ेगा, पिस्टन के अंदर एयर बढ़ानी पड़ेगी, फिर उसके बाद पावर जनरेट होता है। तो वो स्टेज फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन होता है उसकी कैटेगरी में चला जाता है। तो जिनको कराना है वो करा सकते हैं। बट अगर एग्जॉस्ट लगा के बहुत लोग सोचे कि नहीं 2-4 किलोमीटर की टॉप स्पीड बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि फ्यूल तो उतना ही जा रहा है ना। तो जब फ्यूल उतना जाएगा तो पावर तो उतनी जनरेट होगी ना। एक छोटी सी चीज़ और छूट रही है इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, कि ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा नीचे है, फेयरिंग बाइक है, तो इंडियन रोड्स पे कैसा फीडबैक लड़ नहीं रही है यार ये, काफी मुझे लगता है सही है। जितना भी एग्जैक्ट हमें याद नहीं कि 130 है या 130-40 जो भी एमएम में है ये, लेकिन ये लड़ती नहीं। कई बार हमको ऐसा लगा कि भी लड़ जाएगी, फिर लड़ती नहीं वहाँ पे, ऐसा लगता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई? मैंने तो काफी जगह इसको चलाई, बताया भी मैंने कि हर कंडीशन में हर रोड पे चलाया है, बट लड़ती नहीं है, ऐसा कहीं है सच। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना टाइम दी और सब्सक्राइबर्स को पता चला कि अगर आप ये बाइक ओन करना चाह रहे हो तो क्या क्या इसमें सर्विस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इस बाइक में अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी 2-3 चीज़ें कि कोई चेंजेस होने चाहिए थे, तो वो क्या हो सकते थे जो आपको लगता है कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, ये अगर अच्छा होता तो थोड़ा सा और बेटर होता?
इसका जो सबसे पहला है कि इसकी जो टेल है वो काफ़ी शॉर्ट है, तो होंडा को इसको थोड़ा सा इसको 4 इंच और एक्सटेंड करनी चाहिए थी। थोड़ा यह शॉर्ट लगता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। दूसरी चीज़ इसमें एटलीस्ट 110 bhp का इंजन देना चाहिए। ओके। हाँ, थोड़ा सा पावर ऐसा लगता है कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि पावर कम है। जब आप सुपर बाइक चलाएंगे तो कई ग्रुप में भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहेंगी, तो जब उनको चलाएंगे तो उसके बाद जब इसको चलाएंगे तो वो पल्सर और स्प्लेंडर वाली फीलिंग आती है जहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील होता है। तो 110 bhp अगर होता और 280 की इसकी टॉप स्पीड वगैरह होती तो मेरा मानना है काफ़ी ज़्यादा सही था, फिर 12 लाख रुपए बिल्कुल परफेक्ट थे। तो चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल मेरा इस पे है, वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करता हूँ। दिस इज राम साइनिंग ऑफ।